आज हम गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, जिसे जीएक्स भी कहते हैं, उस पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है, तो देखते हैं ये बड़ी भारतीय कपड़ा कंपनी कैसे काम करती है और कितनी बड़ी है असल में। हाँ, तो ये कंपनी काफी समय से है, 1979 से, और भारत की टॉप कपड़ा बनाने और एक्सपोर्ट करने वालों में गिनी जाती है। ये मेंस, विमेन्स, किड्स सबके लिए कपड़े डिजाइन करते हैं, बनाते हैं और बेचते भी हैं। जी, और कई बड़े इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स इनके क्लाइंट्स हैं। बिल्कुल। और ये बात भी है कि ये 50 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करते हैं और इनके कर्मचारियों की संख्या देखें तो 54,000 से ज्यादा लोग। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और उसमें भी आपने जैसे बताया करीब 75% महिलाएं हैं। ये अपने आप में काफी अहम बात है। निश्चित रूप से इतना बड़ा स्केल और महिलाओं का इतना बड़ा योगदान प्रभावशाली है। अच्छा, इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो रेंज काफी बड़ी लगती है। आउटर वेयर, एक्टिव वेयर, फैशन वेयर, मतलब हर मौसम के हिसाब से। हाँ, रेंज काफी वाइड है। और रेवेन्यू को देखें तो पिछले साल मतलब वित्त वर्ष 24 में करीब 83% कमाई भारत के बाहर से हुई है। हाँ, ये नंबर साफ दिखाता है कि उनका फोकस कितना ग्लोबल है। तो इनका पूरा ध्यान एक्सपोर्ट पर ही है। मुख्यतः तो हाँ, लेकिन उनकी मौजूदगी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। केन्या और इथियोपिया में भी उनके ऑपरेशंस हैं, और मार्केटिंग के लिए वो संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका में भी उनके ऑफिसेज हैं। अच्छा, यानी प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों जगह ग्लोबल प्रेजेंस है। जी, यूरोप, अमेरिका जैसे बड़े बाजारों में अच्छी पकड़ है इनकी। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आई। FY24 में इनके जो टॉप 3 ग्राहक थे, उनसे ही इनकी कुल कमाई का 56% हिस्सा आया है। ये तो मतलब काफी ज्यादा कंसंट्रेशन है सिर्फ 3 क्लाइंट्स पर। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। मतलब एक तरह का रिस्क तो इसमें है ही, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। क्या है वो? इनके जो कई क्लाइंट्स हैं, उनके साथ इनके रिश्ते काफी पुराने हैं, बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। करीब करीब आधा रेवेन्यू यानी 50% उन क्लाइंट से आता है जो 10 साल से भी ज्यादा समय से इनके साथ हैं। ओह अच्छा। हाँ, और करीब 38% रेवेन्यू 5 साल से पुराने क्लाइंट से। तो निर्भरता तो है, पर ये लंबे रिश्ते एक तरह की वो स्थिरता भी दिखाते हैं। तो ये बड़े क्लाइंट्स इतने सालों से क्यों टिके हैं? शायद इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की वजह से, वो भी तो काफी बड़ी बताई जा रही है। हाँ बिल्कुल, उनकी क्षमता जबरदस्त है। बैंगलोर के आसपास ही इनकी 30 से ज्यादा यूनिट्स हैं। 30 से ज्यादा? जी, और साल में लगभग 8.7 करोड़ पीस बना सकते हैं। 30,000 से ज्यादा मशीनें हैं इनके पास। और सिर्फ सिलाई ही नहीं, बल्कि 3D डिजाइन स्टूडियो, टेस्टिंग लैब्स, प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, ये सब बहुत कुछ इन हाउस है। मतलब पूरा कंट्रोल अपने पास रखते हैं। हाँ, यही उनकी वर्टिकली इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन है। मतलब डिजाइन से लेकर लॉजिस्टिक्स तक ज्यादातर काम खुद ही संभालते हैं। अच्छा। और यही बात उन्हें बड़े ग्लोबल ब्रांड्स का पसंदीदा पार्टनर बनाती है। क्वालिटी, टाइमलाइन, सब पर कंट्रोल रहता है। और ये लगातार बढ़ भी रहे हैं, निवेश भी कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में FY23 और 24 में मॉडर्नाइजेशन और कैपेसिटी बढ़ाने पर काफी खर्च किया है। हाँ, आंकड़े देखें तो FY23 में 135 करोड़ और FY24 में 143 करोड़ लगाए हैं। और आगे भी प्लान है। FY25 की पहली छमाही में 55 करोड़ और फिर दूसरी छमाही में 45 करोड़ का प्लान है। और इन्होंने हाल ही में 2 कंपनियों को खरीदा भी है, अट्रैको और मैट्रिक्स। हाँ, ये अधिग्रहण काफी स्ट्रैटेजिक लगते हैं। इससे उनकी क्षमताएं और बढ़ी हैं, रेवेन्यू भी बढ़ा है। FY24 में इन खरीदी गई कंपनियों से करीब 649 करोड़ का रेवेन्यू जुड़ा है। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इसमें एक पेंच है। इन नई कंपनियों का जो ईबिटा मार्जिन है, मतलब मोटा मोटा मुनाफा, वो जेएक्स के अपने पुराने बिजनेस के मार्जिन जो 10.3% था से काफी कम है, सिर्फ 5.8%। अच्छा, तो मतलब इनको जेएक्स के लेवल पर लाने में अभी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कंपनी अभी एक्सपेंशन और वो इंटीग्रेशन के फेज में है। तालमेल बिठाने में थोड़ा वक्त लगेगा। समझ गए। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स एक बहुत बड़ी पुरानी भारतीय कपड़ा निर्यातक कंपनी है। दुनिया भर में फैली हुई है, ग्राहकों से रिश्ते पुराने हैं और बनाने की क्षमता भी जबरदस्त है और लगातार निवेश भी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही सारांश है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात रह जाती है। जैसा हमने डिस्कस किया, उनके रिश्ते भले ही पुराने हों, लेकिन कुछ ही बड़े ग्राहकों पर निर्भरता काफी ज्यादा है ना। हाँ, वो 56% वाला आंकड़ा। जी, तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में अगर मान लीजिए फैशन ट्रेंड्स बदलते हैं या इन बड़े पार्टनर्स के साथ रिश्तों में कोई बदलाव आता है, तो उसका जीएक्स की ग्रोथ पर क्या असर पड़ेगा? ये एक अहम सवाल है। और खासकर तब जब उन्होंने हाल ही में ऐसी कंपनियां खरीदी हैं जिनका मुनाफा मार्जिन अभी कम है।
तो ये निर्भरता और इंटीग्रेशन की चुनौती दोनों मिलकर आगे उनके लिए क्या मायने रखते हैं, ये सोचने वाली बात है। नमस्कार, आज हम जरा नजर डाल रहे हैं भारतीय टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर की कुछ जानी मानी कंपनियों पर। हमारे पास कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं। स्रोत में करीब 15 कंपनियां हैं। पेज इंडस्ट्रीज, अरविंद लिमिटेड, रेमंड, किटेक्स गारमेंट्स और भी कई। तो देखते हैं इन नंबरों के पीछे क्या कहानी है, मतलब कौन सी कंपनियां अच्छा कर रही हैं और कहाँ थोड़ी चुनौतियां दिख रही हैं। सबसे पहले चलिए साइज देखते हैं, मार्केट कैप। पेज इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप देखिए, करीब 54,645 करोड़ रुपए। ये तो काफी बड़ा है सेक्टर के हिसाब से। और कई कंपनियों में प्रमोटर की हिस्सेदारी भी काफी ज्यादा है, 70-75% के आसपास, जैसे पेज, लक्स इंडस्ट्रीज, केवल किरण क्लोथिंग। हाँ, ये ऊंची प्रमोटर हिस्सेदारी मतलब अक्सर तो ये मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस को दिखाती है कि उन्हें अपनी कंपनी पर भरोसा है, लेकिन हमेशा ये सिर्फ पॉजिटिव ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट या बाहर के निवेशकों के लिए थोड़ी सी रुकावट भी बन सकती है। और ये भी देखना होता है कि कहीं प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी गिरवी तो नहीं रखी। वो खैर इन आंकड़ों में नहीं है, पर सोचने वाली बात तो है। सही कहा, सिर्फ एक नंबर से पूरी कहानी नहीं पता चलती। बिल्कुल। अच्छा, तो साइज देख लिया, अब जरा देखते हैं ग्रोथ का क्या हाल है। यहां तो तस्वीर मतलब काफी मिलीजुली सी लग रही है। किटेक्स गारमेंट्स का मुनाफा देखिए, 143% से ज्यादा बड़ा है। ये तो जबरदस्त है। वहीं दूसरी तरफ रेमंड लाइफस्टाइल का मुनाफा करीब 87% गिरा है। काफी बड़ा अंतर है। और सेल्स में भी पर्ल ग्लोबल, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, किटेक्स गारमेंट्स, इन्होंने 30% से 60% तक की बढ़िया बढ़त दिखाई है। हाँ, ये ग्रोथ के आंकड़े वाकई ध्यान खींचते हैं, खासकर किटेक्स की प्रॉफिट ग्रोथ 143%। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है, क्या ये टिकाऊ है? मतलब ये सस्टेनेबल ग्रोथ है? इतनी तेज ग्रोथ अक्सर ज्यादा कर्ज लेकर भी आती है, वो हम आगे देखेंगे भी शायद। और यहीं पर कंपनियों की असल क्या कहते हैं कुशलता दिखती है। क्या वो सिर्फ बढ़ रही हैं या मुनाफा भी कमा पा रही हैं? इसके लिए ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी देखना जरूरी हो जाता है। हाँ, ROE यानी शेयर होल्डर के पैसे पर कितना रिटर्न। बिल्कुल, ये बताता है कि कंपनी शेयर धारकों के निवेश पर कितना कमा रही है। और इस मामले में पेल इंडस्ट्रीज का ROE करीब 48.5%। ये तो काफी शानदार लगता है। हाँ बिल्कुल, पेज इंडस्ट्रीज का इतना ऊंचा ROE वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, वो उनके मजबूत ब्रांड जैसे जॉकी, उनकी बेहतर सप्लाई चेन और प्रीमियम दाम वसूलने की क्षमता, इन सबको दिखाता है। ये मॉडल हर कोई आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। तो जहां किटेक्स जैसी कंपनियां तेज ग्रोथ दिखा रही हैं, वहीं पेज जैसी कंपनियां मुनाफा कमाने में मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में आगे हैं। ये दो अलग अलग रणनीतियां हो सकती हैं। ये वाकई दिलचस्प हैं। अच्छा, अब अगर रिटर्न की बात करें, मतलब स्टॉक मार्केट रिटर्न, तो पिछले एक साल में पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज ने तो कमाल ही कर दिया, 100% से ज्यादा का रिटर्न। लेकिन दूसरी तरफ डॉलर इंडस्ट्रीज और रूपा एंड कंपनी, इनका रिटर्न नेगेटिव में है, 20-30% का नुकसान। और 5 साल के रिटर्न में भी यही कहानी दिख रही है। बहुत ज्यादा फर्क है कंपनियों के बीच। आने वाले कल की गारंटी नहीं होते। ये बाजार के मूड पर, उम्मीदों पर, इन सब पर भी बहुत निर्भर करते हैं। असल चीज है कंपनी का फंडामेंटल स्वास्थ्य, उसकी बुनियाद कितनी मजबूत है, और उसमें कर्ज का लेवल वो बहुत अहमियत रखता है। सही कहा, फंडामेंटल ज्यादा जरूरी है। और कर्ज के आंकड़े देखें तो कुछ कंपनियों पर ये थोड़ा भारी लगता है। जैसे अरविंद लिमिटेड पर करीब 1560 करोड़ का कर्ज है। रेमंड लाइफस्टाइल पर तो लगभग 2290 करोड़ है। और किटेक्स गारमेंट्स पर भी करीब 1080 करोड़ का कर्ज दिख रहा है। हाँ, और अब देखिए कनेक्शन। किटेक्स गारमेंट्स, जिसकी प्रॉफिट ग्रोथ हमने देखी थी 143%, उसी पर 1000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज भी है। तो कहीं ये ग्रोथ इसी कर्ज के दम पर तो नहीं आ रही? ये सवाल उठता है। ज्यादा कर्ज वो विकास को रफ्तार तो दे सकता है, लेकिन अगर हालात बिगड़े तो ये एक बड़ा जोखिम भी बन जाता है। यहीं पर मैनेजमेंट को वो संतुलन साधना होता है। विकास और वित्तीय जोखिम के बीच का बैलेंस, ये सबसे मुश्किल काम है। तो कुल मिलाकर ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि भाई भारतीय टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में कोई एक जैसी कहानी नहीं है, बहुत विविधता है। कुछ कंपनियां साइज, ग्रोथ, मुनाफे और रिटर्न सब में बहुत अच्छा कर रही हैं, जैसे पेज या पर्ल ग्लोबल। वहीं कुछ जैसे शायद रेमंड या डॉलर वो चुनौतियों से जूझ रही हैं। और कुछ कंपनियां जैसे किटेक्स वो तेज ग्रोथ तो दिखा रही हैं, लेकिन साथ में भारी कर्ज का जोखिम भी उठा रही हैं। बिल्कुल। और यही हमें आज के एक जरूरी सवाल पर लाता है। एक विचारणीय प्रश्न है ये कि जिन कंपनियों ने ये तेज ग्रोथ के लिए भारी कर्ज लिया है,
वो भविष्य में इस विस्तार और अपनी वित्तीय स्थिरता मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसके बीच संतुलन कैसे बनाएंगी, उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, ये देखना इस सेक्टर को समझने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आज हमारे सामने कुछ दिलचस्प वित्तीय आंकड़े हैं। मार्च 2022 से लेके आगे मार्च 2025 के अनुमानों तक का पूरा सफर। हाँ, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी कंपनी की कहानी सुना रहे हो। काफी उतार चढ़ाव और फिर शायद एक वापसी की उम्मीद। हाँ बिल्कुल। चलिए देखते हैं इन आंकड़ों में क्या छिपा है, क्या कहानी निकलती है। बिल्कुल। और देखिए, सिर्फ एक क्वार्टर के नंबर देखना वो काफी नहीं होता। हाँ वो तो है, पूरी सीरीज देखनी पड़ती है ना, तभी समझ आता है कि टाइम के साथ कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसे बदल रही है, सेल्स कहाँ जा रही है, खर्चे कैसे हैं, और आखिर में मतलब प्रॉफिट कैसा दिख रहा है। सही। तो चलिए शुरुआत सेल से ही करते हैं। बिक्री? यहाँ तो भाई काफी ड्रामा नजर आता है। हाँ, जून 2022 में देखिए, सालाना वृद्धि YOY ग्रोथ जिसे कहते हैं 153% से ज्यादा। जबरदस्त उछाल था वो। हाँ जबरदस्त। लेकिन फिर थोड़ी नरमी आई, पर अच्छी बात यह है कि मार्च 2024 से फिर रफ्तार पकड़ती दिख रही है। हाँ, 55% ग्रोथ। हाँ 55%। और आगे के अनुमान भी मतलब काफी तगड़े लग रहे हैं। मार्च 2025 तक बिक्री 1015 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। और सेल्स का जो कनेक्शन है वो सीधा कंपनी की कमाई की क्षमता से है। बिल्कुल। तो यहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब OPM परसेंटेज वो दिलचस्प हो जाता है। OPM ये बताता है कि कंपनी अपने मेन बिजनेस से हर 100 रुपए की सेल पर कितना कमा रही है। अच्छा। तो सेल्स बढ़ने के बावजूद OPM में उतार चढ़ाव दिखता है। जैसे सितंबर 2023 में ये गिरकर 9% पर आ गया था। सिर्फ 9%? हालांकि बाद में सुधरता दिख रहा है। ये मार्जिन जो है ना, ये कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब वो अपना कामकाज कितने अच्छे से चला रही है उसका एक बड़ा इंडिकेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सेल्स तेजी से बढ़ रही थी तब शायद प्रॉफिट पर थोड़ा दबाव था, या हो सकता है लागतें बढ़ रही हों। हाँ, हो सकता है। इन लागतों पर भी एक नजर डालनी चाहिए, जैसे मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज यानी कच्चे माल की लागत। सितंबर 2023 में ये करीब 47% थी। सही। और एम्प्लॉय कॉस्ट परसेंटेज में भी थोड़े बदलाव दिखते हैं। ये दोनों ही तो सीधे OPM पर असर डालते हैं ना। बिल्कुल सही कहा। मार्जिन में जो ये उतार चढ़ाव है उसके पीछे अक्सर सेल्स स्ट्रैटेजी और कॉस्ट कंट्रोल इन्हीं का खेल होता है। अच्छा। हो सकता है सेल्स बढ़ाने के लिए कीमतों पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया हो, या फिर रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ गई हों। हाँ ये भी हो सकता है। पर अच्छी बात यह है कि जो अनुमानित आंकड़े हैं उनमें मार्जिन फिर से सुधरता दिख रहा है, तो ये शायद कॉस्ट कंट्रोल या बेटर प्राइसिंग का संकेत हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे अहम पड़ाव पर, नेट प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफा। हाँ, यहाँ भी सालाना वृद्धि दर मतलब YOB ग्रोथ परसेंटेज में गजब के उतार चढ़ाव हैं। जून 2022 में तो 1645% की भारी बढ़त। हाँ, ये आंकड़ा चौंकाता है। ये थोड़ा मतलब हैरान करने वाला है। क्या ये सिर्फ पिछले साल के कमजोर बेस की वजह से था, लो बेस इफेक्ट जिसे कहते हैं, या कुछ और कहानी है? देखिए, यहाँ थोड़ा और ध्यान से देखना पड़ेगा। अक्सर इतने बड़े उछाल के पीछे एक्सेप्शनल आइटम्स यानी असाधारण आय का हाथ होता है। अच्छा, एक्सेप्शनल आइटम्स। हाँ, ये वो कमाई या खर्चे होते हैं जो कंपनी के रोजमर्रा के नॉर्मल कामकाज का हिस्सा नहीं होते। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी बेच दी या कोई वन टाइम बड़ा खर्चा आ गया। ओके। आंकड़ों में देखें तो सितंबर 2022 में एक 5.5 करोड़ का ऐसा आइटम दिख रहा है। अच्छा, तो ये जो एक्सेप्शनल आइटम्स हैं ये पूरी तस्वीर को थोड़ा धुंधला कर सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर कंपनी के कोर रेगुलर परफॉर्मेंस को कैसे समझें? इसीलिए हमें प्रॉफिट एक्सक्लूड एक्सेप्ट वाला आंकड़ा देखना चाहिए, मतलब असाधारण आय को हटाकर जो मुनाफा बचा। राइट। ये आंकड़ा कंपनी की जो असली कोर कमाई है उसकी ज्यादा साफ तस्वीर देता है। और अगर हम उस नजरिए से देखें तो हाल की तिमाहियों और अनुमानों में मुनाफा लगातार बढ़ता दिख रहा है। अच्छा, तो वो ट्रेंड पॉजिटिव है? हाँ, वो ट्रेंड पॉजिटिव है, और यही रुझान आपको EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर में भी दिखेगा। हाँ, EPS, हर शेयर पर कंपनी कितना कमा रही है। बिल्कुल, ये शेयर धारकों के लिए बहुत जरूरी मेट्रिक है, और मार्च 2025 तक इसके 19.52 रुपीस तक बढ़ने का अनुमान है। 19.52 रुपीस, ये तो काफी अच्छा संकेत लग रहा है। हाँ, ये काफी सकारात्मक है। तो कुल मिलाकर इन सारे आंकड़ों से कहानी ये उभर रही है कि कंपनी एक थोड़े अस्थिर दौर से गुजरी। सेल्स और प्रॉफिट में बड़े उतार चढ़ाव थे, मार्जिन पर भी दबाव दिखा। लेकिन अब
हाल का प्रदर्शन और भविष्य के जो अनुमान हैं वो एक मजबूत सुधार और अच्छी ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, सार यही निकलता है। एक वॉलेटिलिटी के बाद स्टेबिलिटी और ग्रोथ की उम्मीद। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। क्या? ये सिर्फ आंकड़े हैं और अनुमानित आंकड़े हमेशा सच हों ये जरूरी नहीं। हाँ, वो तो है। अनुमान तो अनुमान होते हैं। बिल्कुल। जरूरी ये है कि हम मेन ट्रेंड्स के साथ साथ उन बारीकियों पर भी ध्यान दें जो पूरी कहानी बताती हैं, जैसे ये एक्सेप्शनल आइटम्स का असर। सही कहा, बारीकियां जरूरी हैं। और जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। ये जो आंकड़ों में अस्थिरता के बाद सुधार और अनुमानित वृद्धि दिख रही है, इसके पीछे कंपनी की अपनी कोशिशों के अलावा और कौन से बाहरी कारण हो सकते हैं? क्या मार्केट के हालात सुधरे हैं या उस इंडस्ट्री में कोई बड़ा बदलाव आया है? मतलब इन नंबर्स के पीछे की बड़ी पिक्चर क्या हो सकती है? ये सोचने वाली बात है। नमस्ते। आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प फाइनेंशियल रिपोर्ट है। मार्च 2014 से मार्च 2025 तक के आंकड़े हैं इसमें। हाँ, एक पूरा दशक और उससे भी ज्यादा का डेटा है। बिल्कुल। और हमारा काम है कि नंबर्स के पीछे की कहानी को समझें। मतलब मेन ट्रेंड्स क्या हैं, कहाँ बड़े बदलाव हुए और असल में चल क्या रहा है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेल्स यानी बिक्री पर आते हैं। मार्च 2014 में ये आंकड़ा था 1131 करोड़, मान लेते हैं। हाँ, यूनिट्स मेंशन नहीं है, पर हाँ 1131 से शुरू हुआ। और मार्च 2025 तक ये पहुंच गया 3864 पर। अच्छी ग्रोथ है। हाँ, काफी अच्छी दिख रही है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है हाल की सेल्स ग्रोथ। पिछले 12 महीने मतलब TTM, ट्रेलिंग 12 मंथ्स। हाँ, उसमें 62% का उछाल। ये तो कमाल है। 62%। हाँ, ये नंबर तो वाकई बहुत प्रभावशाली है, पर इसे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। अच्छा, कैसे? देखिए, अगर हम लंबी अवधि की कंपाउंडेड ग्रोथ देखें, मतलब सालाना औसत ग्रोथ, तो 10 साल की सिर्फ 13% है। ओह, सिर्फ 13%? और 5 साल की 23% है। तो ये जो हालिया 62% की रफ्तार है, ये पिछले एवरेज से मतलब बहुत ज्यादा तेज है। हाँ, ये तो है। तो सवाल ये उठता है कि ये टिकाऊ है या नहीं। एग्जैक्टली। क्या ये सस्टेनेबल है या कोई वन ऑफ चीज है? और जब हम मुनाफे पर आते हैं, नेट प्रॉफिट पर, तो कहानी थोड़ी और उलझ जाती है। अच्छा। मार्च 2014 में कंपनी घाटे में थी -7, और मार्च 2025 तक 159 के प्रॉफिट में आ गई। ये तो अच्छी बात है। हाँ, घाटे से मुनाफे में आना तो पॉजिटिव है। लेकिन इस पूरे सफर में काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। आपको याद होगा मार्च 2017 में -47 का बड़ा घाटा था। हाँ बिल्कुल, -47 वो एक मुश्किल साल रहा होगा। और ये वॉलेटिलिटी, ये उतार चढ़ाव प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स में भी दिखता है। कैसे? देखिए, 10 साल की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ सालाना औसत 36% है, जो ठीक है। हाँ, 36% तो अच्छा है। 5 साल की तो शानदार 78% है। 78%! वाओ! लेकिन पिछले 3 सालों में ये ग्रोथ घटकर सिर्फ 12% रह गई है। ओह, 78% से सीधा 12% पे। हाँ, हालांकि TTM मतलब पिछले 1 साल की ग्रोथ फिर 42% है। तो ये पैटर्न थोड़ा अजीब है। 5 साल में जबरदस्त तेजी, फिर 3 साल धीमापन और पिछले साल फिर तेजी। बिल्कुल। तो लगता है कि हाल के कुछ सालों में प्रॉफिटेबिलिटी पर शायद कोई प्रेशर रहा हो। भले ही सेल्स बढ़ रही थी, ऐसा हो सकता है क्या? शायद लागतें बढ़ गई हों। मटेरियल कॉस्ट का क्या ट्रेंड है? मटेरियल कॉस्ट तो बिक्री का लगभग 50% के आसपास ही रही है ज्यादातर। कुछ सालों में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, पर मोटे तौर पर वही है। तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखना जरूरी है। OPM%, मतलब मेन बिजनेस से कितना कमा रहे हैं ब्याज और टैक्स से पहले। हाँ, OPM। वो भी काफी बदला है। मार्च 2017 में जब घाटा था, OPM -3% था। नेगेटिव में? हाँ, और मार्च 2022-2023 में ये 11-12% के ठीक-ठाक लेवल पर था। तो ये भी स्टेबल नहीं रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सेल्स बढ़ाने के चक्कर में मार्जिन पर समझौता किया हो सकता है। हो? या शायद कोई बड़ा खर्चा आया हो, कोई इन्वेस्टमेंट, जिसका असर मार्जिन पर पड़ा हो। ये देखना पड़ेगा। हाँ, ये दिलचस्प है। तो सेल्स बढ़ी पर प्रॉफिट का रास्ता सीधा नहीं रहा, मार्जिन भी ऊपर नीचे हुआ। अब शेयर बाजार ने इस पर कैसे रिएक्ट किया? हाँ, स्टॉक प्राइस का क्या हुआ? स्टॉक प्राइस CAGR 5 साल का देखें तो 87% है। 87% सालाना। ये तो जबरदस्त रिटर्न है निवेशकों के लिए। बिल्कुल, लेकिन पेंच ये है कि पिछले 1 साल में ये -4% है। ओह, 5 साल में 87%
और पिछले साल में -4%। हाँ, मतलब हाल में गिरावट आई है। ये कॉन्ट्रास्ट बड़ा महत्वपूर्ण है। 5 साल का रिटर्न बताता है कि मार्केट ने पहले कंपनी के पोटेंशियल को सराहा, पर पिछले साल की गिरावट, ये -4%, ये दिखाता है कि अब शायद निवेशक थोड़े कंसर्न्ड है। किस बारे में? शायद प्रॉफिट की स्थिरता को लेकर, या वो जो 3 साल की ग्रोथ धीमी हुई थी, 12% वाली, उसको लेकर सवाल उठा रहे हो। और शायद इसका एक कनेक्शन इक्विटी पे रिटर्न यानी ROE से भी हो। हाँ, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अहम मेट्रिक है। ये बताता है कि शेयर होल्डर्स के पैसे पर कंपनी कितना कमा रही है। तो उसका क्या हाल है? पिछले साल का ROE सिर्फ 9% था। बस 9%? हाँ, और ये 10 साल के एवरेज 10% से कम है और 5 साल के एवरेज 13% से भी कम है। मतलब हाल के सालों में एफिशिएंसी घटी है, शेयर होल्डर के पैसे पे रिटर्न कम हुआ है। एक तरह से हाँ, भले ही सेल्स बड़ी हो, पर कैपिटल को उतनी कुशलता से इस्तेमाल करके प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं जितना पहले कर रहे थे। ये ROE का गिरना यही दिखाता है। तो अगर हम सब कुछ समेटें, इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? सेल्स में जबरदस्त तेजी दिखी, खासकर हाल में। हाँ, वो 62% TTM वाला। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ लंबी अवधि में धीमी हुई है, बीच में उतार चढ़ाव रहे हैं, और ROE जैसे एफिशिएंसी मैट्रिक्स भी औसत से कम है। सही कहा, स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में अच्छा किया, पर हाल में गिरा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल मेरे हिसाब से ये है, क्या ये जो हाल की तेज सेल्स ग्रोथ है 62% वाली, क्या ये टिकेगी? क्या ये सस्टेनेबल है, या ये बस एक स्पाइक था? और दूसरा, इससे भी जरूरी कि कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और खासकर ROE को भविष्य में कैसे सुधारेगी। वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो इसमें मदद करेंगे? बिल्कुल, ये वो सवाल हैं जिन पर आगे नजर रखनी होगी। हाँ, ये ट्रैक करने वाली बात है। स्वागत है। आज हमारे पास मार्च 2014 से मार्च 2025 तक के कुछ बड़े दिलचस्प वित्तीय आंकड़े हैं। ये किसी कंपनी की बैलेंस शीट के हिस्से लग रहे हैं। पूरे 12 साल का डेटा है। तो इरादा यह है कि इन आंकड़ों को देखकर समझें कि इस दौरान क्या बड़े बदलाव हुए, क्या पैटर्न दिखे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले चलिए एक मोटी तस्वीर देखते हैं। कुल देनदारियां और कुल संपत्तियां मार्च 2014 में थी 628। हाँ, और मार्च 2025 तक बढ़कर हो गई 3537। बाप रे! ये तो मतलब 5 गुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। जबरदस्त उछाल है ये तो। बिल्कुल, और ध्यान देने वाली बात ये है, जैसा बैलेंस शीट में होता ही है, हर साल ये दोनों आंकड़े बराबर है, टोटल लायबिलिटीज टोटल एसेट्स के। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि कंपनी का आकार कितना बड़ा है, या कहिए कि उसकी गतिविधियां कितनी बड़ी हैं। एक दशक में इतना बड़ा बदलाव काफी कुछ कहता है। सही। अच्छा, अब जरा देनदारियों मतलब लायबिलिटीज साइड में थोड़ा और गहरे जाते हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात मुझे लगी रिजर्व्स में। मार्च 2014 में सिर्फ 106 थे। हाँ, बहुत कम। और मार्च 2025 में 2045। ये तो करीब करीब 20 गुना हो गया। इसका मतलब क्या है? बस मुनाफा जमा करते गए। हाँ, ये तो साफ है कि मुनाफा वापस बिजनेस में लगाया गया है। प्रॉफिट रीइन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं। इससे कंपनी का अंदरूनी मतलब इंटरनल फाइनेंशियल बेस मजबूत हुआ है। लेकिन दिलचस्प ये भी है कि सिर्फ इसी पर निर्भर नहीं रहे। हाँ, वो मैं भी देख रहा था, क्योंकि उधार मतलब बोरोइंग्स भी तो काफी बढ़े हैं ना। बिल्कुल। खास करके जो लंबी अवधि के कर्ज हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वो 311 से बढ़कर 845 हो गया। और एक और चीज, हाल के सालों में ये लीज लायबिलिटीज भी जुड़ गई हैं। पहले शून्य थी, अब 202 हैं। सही। तो ये उधार और ये नई लीज देनदारियां ये दिखाती हैं कि विस्तार के लिए या शायद बड़ी परियोजनाओं के लिए बाहर से भी पैसा उठाया गया है। हो सकता है वर्किंग कैपिटल मतलब रोजमर्रा के खर्चों की जरूरतें भी बड़ी हों। और ये जो लीज लायबिलिटीज हैं, ये अक्सर या तो अकाउंटिंग के नए नियम अपनाने से दिखती हैं, या फिर ये कंपनी की रणनीति में बदलाव हो सकता है। मतलब संपत्ति खरीदने के बजाय लीज पर लेने का फैसला। अच्छा, तो ये तो हुई पैसे के आने की कहानी, मतलब लायबिलिटीज की। अब देखते हैं ये पैसा गया कहाँ, यानी एसेट्स, संपत्तियों की तरफ। यहां भी स्थिर संपत्तियों में, फिक्स्ड एसेट्स में भारी इजाफा दिख रहा है। हाँ, जो ग्रॉस ब्लॉक है वो 483 से बढ़कर 1520 हो गया। हालांकि डेप्रिसिएशन भी बढ़ा है, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन इसमें भी जो बिल्डिंग का आंकड़ा है वो तो कमाल ही है। 135 से सीधे 1399। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब 10 गुना से ज्यादा। जरा सोचिए, इतना बड़ा निवेश बिल्डिंग में, कोई खास वजह रही होगी? देखिए, बिल्डिंग में इतना बड़ा उछाल सिर्फ सामान्य विस्तार नहीं लगता है। ये शायद कंपनी के ऑपरेशन के पैमाने में या शायद बिजनेस मॉडल में ही किसी बड़े बदलाव का संकेत है।
हो सकता है कोई नई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई हो, या कोई बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स, या कोई और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, स्थिर संपत्तियों के अलावा जो रोजमर्रा के काम से जुड़ी चीजें उनमें भी बढ़ोतरी है, जैसे इन्वेंट्रीज। हाँ, स्टॉक। हाँ, वो 204 से 682 हो गया। और ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब जो पैसा ग्राहकों से आना है, वो 101 से 429 हो गया। देखिए, बढ़ती इन्वेंट्री और बढ़ते रिसीवेबल्स, ये दोनों बिक्री बढ़ने का अच्छा संकेत तो है, मतलब बिजनेस बढ़ रहा है। पर हाँ, ये एक चुनौती भी खड़ी करते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी का पैसा इन चीजों में ज्यादा फंस रहा है, जिसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अच्छा। उस पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि बिक्री तो बढ़ रही है पर कैश फंसता जा रहा है। सही कहा। और दो चीजें और हैं जो मेरा ध्यान खींच रही हैं। एक तो कैश, मतलब कैश एक्विवेलेंट्स, उसमें उतार चढ़ाव रहा है। बीच में काफी बड़ा भी था, पर अंत में देखे तो 39 से 166 तक पहुंचा है। ठीक है। और दूसरा है निवेश, इन्वेस्टमेंट्स। ये तो आखिरी के 2-3 सालों में एकदम से उछल गए। मार्च 2023 में थे 159 और मार्च 2025 में 497। हाँ, कैश का घटना बढ़ना तो देखिए बिजनेस में होता रहता है, लेकिन ये जो निवेश में हालिया तेजी आई है, ये जरूर किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। हो सकता है कंपनी के पास अतिरिक्त नकदी थी जिसे वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रही है, या शायद भविष्य के लिए कुछ बड़ी योजनाएं हों जिसके लिए निवेश किए गए हों। तो अगर हम इन सब टुकड़ों को जोड़ें तो कहानी क्या बन रही है? कहानी बन रही है एक जबरदस्त विकास की। एक कंपनी जो 12 सालों में कई गुना बड़ी हो गई। बिल्कुल। और उसने ये विकास कैसे किया? अपनी कमाई, मतलब रिजर्व्स, और बाहरी कर्ज, मतलब उधार, दोनों का इस्तेमाल करके। हाँ। और ये पैसा लगा कहाँ? मुख्य रूप से अपनी संपत्तियों में, खासकर बिल्डिंग में, और साथ ही इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स में भी। एकदम सही सारांश है। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल, या कहिए कि सोचने वाली बात सामने आती है। क्या? देखिए, कंपनी के रिजर्व्स बहुत तेजी से बढ़े हैं, जो बहुत अच्छी बात है, अंदरूनी ताकत दिखाता है। लेकिन साथ ही साथ कर्ज भी काफी बड़ा है। हाँ, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, बढ़ते रिजर्व्स और बढ़ता कर्ज, ये सीधे सीधे कंपनी के फाइनेंशियल लीवरेज पर सवाल खड़ा करता है। मतलब भविष्य में ये कंपनी अपने विकास के लिए बाहरी पैसे पर निर्भरता और उससे जुड़े जोखिम यानी रिस्क मैनेजमेंट, इसके बीच संतुलन कैसे बनाएगी, ये आंकड़े हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। ये वाकई एक अहम सवाल है आगे के लिए। और इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ये बिल्कुल साफ है कि समय के साथ वित्तीय आंकड़ों के रुझानों को समझना हमें किसी भी कंपनी की यात्रा, उसकी रणनीति और हाँ, भविष्य की संभावनाओं के बारे में कितनी गहरी जानकारी दे सकता है। स्वागत है। आज हम कुछ दिलचस्प फाइनेंशियल आंकड़ों पर नजर डाल रहे हैं। ये मार्च 2014 से लेकर मार्च 2025 के अनुमानित कैश फ्लो, मतलब नकदी प्रवाह का डेटा है। जी। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये आंकड़े क्या कहानी बता रहे हैं। पैसा कहां से आया, कहां गया इस पूरे दशक में। बिल्कुल, एक तरह से पैसे की पूरी यात्रा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बड़ी तस्वीर देखें, नेट कैश फ्लो यानी कैश में जो कुल बदलाव हुआ है, इसमें एक पैटर्न दिखता है। शुरुआत में पॉजिटिव था, फिर 2017-18 के आसपास नेगेटिव हुआ। हाँ, वो एक डिप था। हाँ, फिर सुधरा और हाल में देखें तो मार्च 2024 में +40 और मार्च 2025 के अनुमान में +110, मतलब फिर से पॉजिटिव। बिल्कुल, लेकिन जो असली मजा है वो ये समझने में है कि क्यों ये बदलाव क्यों हुए। इसके लिए हमें वो 3 मुख्य हिस्सों को देखना होगा: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो शुरू करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, मतलब जो रोजमर्रा के बिजनेस ऑपरेशन से कैश आता जाता है। यहाँ आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे वाले हैं और हाल के साल जैसे मार्च 2024 में -401 और मार्च 2025 का अनुमान -309। ये तो काफी बड़े नेगेटिव नंबर हैं। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। ये थोड़ा चिंताजनक नहीं लगता? मतलब बिजनेस से ही पैसा जा रहा है। देखिए, ये बिल्कुल एक पॉइंट है। जब ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव होता है, खासकर लगातार, तो इसका मतलब है कि जो कंपनी का मुख्य काम है उससे कैश नहीं आ रहा बल्कि जा रहा है। मतलब वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट और टैक्स के बाद भी पैसा बिजनेस में लग रहा है, निकल नहीं रहा। अच्छा। और इसके पीछे क्या है वो जानने के लिए हमें प्रॉफिट को देखना होगा, जो मार्च 2025 के अनुमान में -177 तक गिर गया है। काफी गिरावट है।
और साथ ही वर्किंग कैपिटल के हिस्से, जैसे देनदारों से पैसा कब मिला, स्टॉक कितना रखा, लेनदारों को कब पेमेंट की, इनमें बड़े उतार चढ़ाव हैं, खासकर पेबल्स में। तो ऑपरेटिंग से तो पैसा निकल रहा है। हाँ, हाल के वर्षों में तो यही दिख रहा है। लेकिन फिर भी नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो पैसा कहीं और से आ रहा होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का क्या सीन है? वहां तो आंकड़े काफी बड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं। मार्च 2024 में 442 और 2025 अनुमान 421। सही पकड़ा, यहीं से वो पॉजिटिविटी आ रही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से अच्छा खासा कैश इनफ्लो दिख रहा है, मतलब पैसा आ रहा है। और ये कहाँ से आता है आमतौर पे? ये अक्सर तब होता है जब कंपनी अपनी कोई पुरानी संपत्ति बेचते या कोई इन्वेस्टमेंट बेचते, जिसे विनिवेश कहते हैं, या फिर हो सकता है कोई बड़ा ब्याज मिला हो। अच्छा। तो ये जो पैसा इन्वेस्टिंग से आ रहा है वो ऑपरेटिंग वाले घाटे की भरपाई कर रहा है। तो ये एक तरह से एसेट बेचकर काम चलाने जैसा हुआ। कुछ हद तक कह सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, लेकिन लंबे समय के लिए सवाल उठता है कि ये कितना टिकाऊ है। समझ गया। अब तीसरा हिस्सा देखते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कर्ज, इक्विटी वगैरह। यहां भी आंकड़े बदले हैं। मार्च 2024 में -63, लेकिन मार्च 2025 का अनुमान पॉजिटिव है, +72। जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का लेना देना होता है कर्ज लेने या चुकाने से, नए शेयर जारी करने से या डिविडेंड देने से। तो मार्च 2024 का जो -63 है वो शायद दिखाता है कि कर्ज चुकाने या डिविडेंड देने में ज्यादा पैसा गया, जितना नया फंड जुटाया उससे ज्यादा। और 2025 का +72? वो इशारा कर रहा है कि शायद नया कर्ज लेने या शेयर जारी करने की योजना है, जिससे पैसा आएगा चुकौती से ज्यादा। हम देख सकते हैं कि कर्ज चुकाना, जैसे मार्च 24 में -744, और नया कर्ज लेना मार्च 24 में 1328, काफी महत्वपूर्ण रहा है। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात, डिविडेंड का भुगतान मार्च 2019 के बाद बंद हो गया लगता है। मार्च 2020 से आंकड़ा 0 है। ओह, ये भी एक पॉइंट है। तो कुल मिला के अगर हम सब जोड़ें, हाल के सालों में ऑपरेटिंग से पैसा जा रहा है, हाँ, इन्वेस्टिंग से शायद संपत्ति बेचकर पैसा आ रहा है, बिल्कुल, और फाइनेंसिंग जरूरत के हिसाब से एडजस्ट हो रही है, और इन सब के चलते नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है। आपने बिल्कुल सही समराइज किया। यही तस्वीर उभर रही है कि हाल के वर्षों में परिचालन चुनौतियों के बावजूद कैश फ्लो को पॉजिटिव रखने के लिए इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पर निर्भरता बढ़ी है। एक छोटी सी बात और, डेटा में कहीं-कहीं टोटल और नेट कैश फ्लो में हल्की विसंगति भी है, जिसकी शायद और जांच करनी पड़ेगी। तो इन आंकड़ों की गहराई में जाने से ये पूरा जटिल ताना बाना साफ समझ आता है कि पैसा कैसे घूम रहा है वास्तव में। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बताइए। ये जो हाल में इन्वेस्टिंग इनफ्लो पर निर्भरता दिख रही है, और साथ में मार्च 25 का अनुमानित ऑपरेटिंग घाटा -177, इसे देखते हुए लंबे समय में स्थायी कैश कमाने के लिए क्या रणनीति हो सकती है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये आंकड़े हमें इसी सवाल पर विचार करने के लिए कहते हैं। नमस्कार। आज हम कुछ प्रमुख वित्तीय अनुपातों पर नजर डाल रहे हैं। हमारे पास मार्च 2014 से मार्च 2025 तक के आंकड़े हैं। कोशिश रहेगी कि कंपनी के परिचालन प्रदर्शन और लाभप्रदता के रुझानों को समझें। चलिए देखते हैं ये आंकड़े क्या कहानी बयान करते हैं। जी, हम मुख्य रूप से बात करेंगे देनदार दिवस, इन्वेंट्री दिवस, देय दिन और नकद रूपांतरण चक्र यानी कैश कन्वर्जन साइकिल, और हाँ, आरओसी प्रतिशत पर। इन आंकड़ों में सच कहूं तो काफी उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। बिल्कुल, ये आंकड़े काफी कुछ कहते हैं। शुरुआत करते हैं देनदार दिवस से। हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो औसत दिन है जो कंपनी को अपने ग्राहकों से पैसा मतलब पेमेंट लेने में लगते हैं। अच्छा। जितने कम दिन उतना अच्छा माना जाता है नकदी प्रवाह के लिए। सही। यहाँ हमने देखा कि 2017 और 18 में यह आंकड़ा काफी बढ़ गया था, 84 और 77 दिन। ये तो ज्यादा है। जी, लेकिन फिर 2021 और खास तौर पर 2022 में ये एकदम से नीचे आया। सिर्फ 19 दिन रह गया 2022 में। सिर्फ 19 दिन? ये तो वाकई काफी तेज वसूली लगती है। लेकिन फिर इन्वेंट्री दिवस, सुना है वो अक्सर काफी ज्यादा रहे हैं। हाँ, इन्वेंट्री दिवस मतलब माल को बेचने में लगने वाला औसत समय, ये अक्सर एक चिंता का विषय रहा है। ज्यादा इन्वेंट्री दिवस का मतलब होता है कि पैसा माल में फंसा हुआ है, स्टॉक में। बिल्कुल। और ये आंकड़ा ज्यादातर समय ऊंचा ही रहा है। जैसे 2019 में 183 दिन थे,
और 2023 में तो क्या कहते हैं रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, 194 दिन। 194 दिन, मतलब औसतन आधे साल से भी ज्यादा टाइम लग गया माल बिकने में 2023 में। बाप रे, ये तो बहुत लंबा समय है। जी, बहुत लंबा। हालांकि 2022 में एक सुधार देखने को मिला था जब ये 91 दिन पर आ गया था। अच्छा। और देय दिनों के बारे में क्या कहेंगी, जो सप्लायर्स को भुगतान करने में समय लगता है? देय दिनों में देखिए समय के साथ एक गिरावट का रुझान दिखा है। अच्छा। मतलब कंपनी अपने सप्लायर्स को पहले के मुकाबले थोड़ा जल्दी भुगतान कर रही है। 2022 में तो ये संख्या बहुत ही कम, केवल 26 दिन रह गई थी। 26 दिन, तो ये अच्छा है। या देखिए, जल्दी भुगतान करना सप्लायर के साथ संबंधों के लिए तो अच्छा हो सकता है, पर हाँ, इससे कंपनी की नकदी पर दबाव भी आ सकता है। समझ गया। तो इन तीनों को मिलाकर देनदार, इन्वेंट्री और देय दिन बनता है नकद रूपांतरण चक्र, मतलब कैश कन्वर्जन साइकिल, सीसीसी। वो कैसे बदला है? बिल्कुल सही। सीसीसी की गणना है देनदार दिवस प्लस इन्वेंट्री दिवस देय दिन। हाँ, ये दिखाता है कि बिक्री में लगा हुआ 1 रुपया वापस नकदी बनने में कितने दिन लेता है। और यहाँ काफी अस्थिरता है। अच्छा। जैसे 2022 में जब देनदार दिवस 19 और देय दिन 26 दोनों ही कम थे, तो सीसीसी भी घटकर 87 दिनों के निचले स्तर पर आ गया था। 87 दिन, ये तो अच्छा संकेत था। फिर परिचालन दक्षता सुधरी? जी बिल्कुल, ये परिचालन दक्षता में सुधार का संकेत था। लेकिन अगले ही साल 2023 में तस्वीर बिल्कुल बदल गई। हाँ, यही तो दिलचस्प बात है। 2023 में इन्वेंट्री दिवस जो 194 दिनों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था ना, हाँ, उसके कारण सीसीसी भी उछलकर 189 दिनों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। 189 दिन? जी, और ये तब हुआ जब देनदार दिवस 27 और देय दिन 33 थोड़े ही बड़े थे, ज्यादा फर्क नहीं था उनमें। ओह, तो सारा खेल इन्वेंट्री का था 2023 में। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इन्वेंट्री का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन गया उस साल। तो एक तरफ तो परिचालन में इतनी अस्थिरता दिख रही है, खासकर सीसीसी में ये बड़ा उछाल। दूसरी तरफ लाभप्रदता का क्या हाल हो रहा, मतलब आरओसीई % का? आरओसीई % यानी नियोजित पूंजी पर रिटर्न, ये लाभप्रदता का एक बहुत महत्वपूर्ण पैमाना है। जी। इसमें भी काफी उतार चढ़ाव है। आप देखिए, 2017 में ये -1% था, नेगेटिव। -1%? अरे, ये तो वाकई चिंताजनक था। जी बिल्कुल, लेकिन हाल के वर्षों में शानदार सुधार देखने को मिला है। अच्छा। 2022 में ये 18% था और 2023 में 21% तक पहुंच गया। 18% और 21%, ये तो काफी प्रभावशाली है, खासकर जब हम सीसीसी की वो अस्थिरता देख रहे थे। हाँ बिल्कुल, ये प्रभावशाली है। हालांकि जो अनुमानित आंकड़े हैं 2024 और 2025 के, वो इसे थोड़ा कम होता हुआ दिखा रहे हैं, करीब 11% और 12% पर। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो क्या मतलब निकलता है? ऐसा लगता है कि परिचालन स्तर पर, मतलब ऑपरेशन लेवल पे, खासकर इन्वेंट्री को संभालने में कुछ बड़ी चुनौतियां रही हैं। वो अस्थिर सीसीसी यही बताता है। सही कहा। लेकिन फिर भी 2022 और 2023 में लाभप्रदता यानी आरओसीई काफी मजबूत रही। बिल्कुल सही। और देखिए, यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। हाँ, क्या 2022 और 2023 में जो हमने ऊंचा आरओसीई देखा, वो टिकाऊ है? मतलब क्या वो आगे भी बना रहेगा, खासकर जब परिचालन चक्र सीसीसी इतना अस्थिर रहा है? सोचने वाली बात है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ऊंचे रिटर्न्स कुछ खास वजहों से थे? शायद बेहतर कीमतें मिली या कोई खास कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा जिनका दोहराव मुश्किल हो सकता है। सही। इन आंकड़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि भविष्य के प्रदर्शन को समझने के लिए इस परिचालन दक्षता और लाभप्रदता के बीच के संबंध पर और गहराई से सोचना होगा। स्वागत है। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प दस्तावेज पर नजर डाल रहे हैं। ये है 08GLSH.PDF और इसमें मार्च 2017 से लेकर मार्च 2025 तक के शेयर होल्डिंग पैटर्न दिए गए हैं। राइट। हमारा मकसद है इन 8 सालों में जो ट्रेंड्स रहे हैं उनको समझना, और ये भी कि कौन बड़े स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल रहे हैं। जी। और इस सोर्स से हमें प्रोमोटर्स, FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशक, DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशक और पब्लिक शेयर होल्डिंग,
इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। हाँ, और एक छोटा सा नोट भी है इसमें। वो कहता है कि सितंबर 2022 के बाद वर्गीकरण में शायद कुछ बदलाव हुआ हो। बिल्कुल, उस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा जब हम तुलना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज जो बिल्कुल साफ दिखती है वो है प्रमोटर्स की हिस्सेदारी का घटना। मार्च 2017 में ये करीब 40% थी, 39.96%। ठीक है। और मार्च 2025 तक आते आते ये गिरकर सिर्फ 9.38% रह गई। सोचिए, 40% से लगभग 9% पर ये बहुत ही बड़ा ड्रॉप है। बहुत बड़ा कि मार्च 2017 में महज 0.08% थे। जी, लगभग ना के बराबर। और मार्च 2025 में 25.79%। करीब 26% हो गए। जबरदस्त उछाल है ये तो। और DIS वो भी पीछे नहीं रहे, 1.28% से बढ़कर 36.82% पर पहुंच गए। जी हाँ, करीब 37%। तो मतलब जो शेयर होल्डिंग है वो एक तरह से इंस्टीट्यूशनल हाथों में ज्यादा जा रही है। इसी को कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। बिल्कुल, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कम हो रही है और बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे म्यूचुअल फंड्स, विदेशी फंड्स, इनका दखल बढ़ रहा है। और इसमें देखिए बड़े नाम भी हैं। FIIs में गोल्डमैन सैक्स फंड्स, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। और DIIs में SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड, निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी, ये सब बड़े खिलाड़ी हैं। तो जब इतने बड़े फंड्स आते हैं तो इसका असर क्या होता है कंपनी पर? देखिए, इसके कई पहलू हैं। एक तो ये कंपनी में भरोसे का संकेत हो सकता है। बड़े निवेशक रिसर्च करके पैसा लगाते हैं। हाँ, वो तो है। दूसरे, वो अक्सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, मैनेजमेंट से सवाल करते हैं। अच्छा। लेकिन कभी-कभी उनका फोकस शॉर्ट टर्म मुनाफे पर भी हो सकता है। तो ये एक मिक्स्ड बैग है, कह सकते हैं। और पब्लिक होल्डिंग, उसका क्या हुआ? वो तो 58.68% से घटकर 27.99% रह गई, मतलब आधे से भी कम। हाँ, वो भी एक बड़ा बदलाव है। हो सकता है कुछ रिटेल निवेशक बाहर निकल गए हों, या फिर जैसे हमने वो नोट देखा था, हो सकता है क्लासिफिकेशन चेंज की वजह से कुछ पब्लिक होल्डिंग अब DII या किसी और कैटेगरी में दिख रही हो। अच्छा, वो सितंबर 2022 वाला नोट? जी हाँ, इसीलिए वो नोट महत्वपूर्ण है। शायद DII होल्डिंग में जो इतना बड़ा जंप दिख रहा है, उसका कुछ हिस्सा रिक्लासिफिकेशन की वजह से हो। लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि होल्डिंग घटने के बावजूद शेयर होल्डर्स की कुल संख्या बढ़ी है। ओह, ऐसा है क्या? हाँ, मार्च 2017 में करीब 25,744 और मार्च 2025 में 55,507। हालांकि पिछले साल के मुकाबले थोड़ी गिरावट आई है 2025 में। ये तो इंटरेस्टिंग है। तो कुल मिला के तस्वीर ये बन रही है कि प्रमोटर्स और काफी हद तक पब्लिक शेयर होल्डर्स की जगह अब बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने ले ली हैं। बिल्कुल सही। प्रमोटर्स में क्लियर वेल्थ, ब्लैकस्टोन जैसे नाम हैं। पब्लिक साइड में टी-स्टार रिटेल, कैटामरान वेंचर्स का जिक्र है। लेकिन दबदबा अब FIIs और DIIs का दिख रहा है। तो आखिर में ये सब हमें कहाँ ले जाता है? मतलब मुख्य बात क्या निकल कर आती है? मुख्य बात यही है कि इन 8 सालों में शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। प्रमोटर और पब्लिक होल्डिंग घटी है और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग यानी FII और DII काफी बढ़ गई है। और इससे कुछ बड़े सवाल भी खड़े होते हैं, है ना? जी बिल्कुल। पहला तो ये कि प्रमोटर होल्डिंग में इतने बड़े बदलाव की असल वजह क्या हो सकती है, और दूसरा, अब जब कंपनी में इंस्टीट्यूशनल निवेशकों का इतना दबदबा है तो इसका कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और दिशा पर क्या असर पड़ेगा। और वो क्लासिफिकेशन वाला नोट भी? हाँ, वो भी याद रखना जरूरी है। ये हमें दिखाता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को समझने के लिए डेटा की कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है। अगर बीच में नियम बदल जाएं तो तुलना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। सही बात। तो ये कुछ सोचने लायक बिंदु हैं। बिल्कुल। इन बदलावों के पीछे की पूरी कहानी और भविष्य में इसके क्या मायने होंगे, इस पर नजर रखनी होगी। नमस्कार, आज हम गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड मतलब GEL, उस पर क्रिसिल की जो लेटेस्ट रेटिंग रिपोर्ट आई है 12 मई 2025 वाली, उस पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, ये रिपोर्ट अहम है क्योंकि क्रिसिल ने GEL की लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज की रेटिंग को क्रिसिल A+ से बढ़ाकर क्रिसिल A+ स्टेबल कर दिया है। अच्छा, तो ये एक अपग्रेड है, लेकिन शॉर्ट टर्म रेटिंग वही है, क्रिसिल A1? हाँ, शॉर्ट टर्म रेटिंग क्रिसिल A1 पर ही है। और ये जो रेटिंग्स हैं ये उनकी कुल 425 करोड़ रुपए की बैंक लाइंस पर लागू होती हैं। तो ये अपग्रेड तो साफ इशारा कर रहा है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और बिजनेस परफॉर्मेंस दोनों सुधर रहे हैं। बिल्कुल। पर हेडलाइन से आगे क्या है?
चलिए इस रिपोर्ट को थोड़ा और खोलते हैं, समझते हैं कि ये अपग्रेड क्यों हुआ, कंपनी की क्या ताकतें हैं, क्या कुछ चिंताएं भी हैं और आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये अपग्रेड हुआ क्यों? क्रिसिल का कहना है कि पिछले फिस्कल ईयर में कंपनी का जो बिजनेस और फाइनेंशियल प्रोफाइल है उसमें लगातार इंप्रूवमेंट दिखा है। अच्छा। और साथ ही उन्होंने जो हाल में कंपनियां एक्वायर की थी, आपको याद होगा, एट्रैको ग्रुप और मैट्रिक्स डिजाइन एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मतलब MDIPL। हाँ, वो बड़े एक्विजिशंस थे। तो उनके ऑपरेशंस अब स्टेबल हो रहे हैं, उनका रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है और उससे सिनर्जी भी मिल रही है, मतलब तालमेल अच्छा बैठ रहा है। और ये नंबर्स में भी दिख रहा होगा, सेल्स वगैरह कैसी रही? हाँ, सेल्स में तो काफी अच्छा जंप है। 31 दिसंबर 2024 को जो 9 महीने खत्म हुए, उसमें पिछले साल के इसी पीरियड के मुकाबले सेल्स करीब 81% बढ़ी है। 81%? वो तो बहुत ज्यादा है। हाँ, काफी तगड़ा ग्रोथ है। और इस करंट फिस्कल ईयर में भी उनकी ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, तो उम्मीद है कि 10-15% से ज्यादा की ग्रोथ आ सकती है। कमाल है, खासकर एक्विजिशन के बाद इंटीग्रेशन के साथ ये ग्रोथ। लेकिन क्या इतनी तेजी से बढ़ने में प्रॉफिट पर असर नहीं पड़ता? रिपोर्ट में कुछ चिंताएं भी बताई गई हैं शायद। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। वित्त वर्ष 2025 में, मतलब पिछले साल, प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा दबाव देखा गया। अच्छा, क्यों? उसके दो मुख्य कारण थे। एक तो मध्य प्रदेश में जो प्लांट एक्सपैंड किया उससे जुड़ी एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गई, और दूसरा केनियाई शिलिंग जो है वो मजबूत हुआ। तो उससे केनिया वाले ऑपरेशंस महंगे हो गए होंगे, एट्रैको वाले। एग्जैक्टली। एट्रैको केनिया के जो ऑपरेशंस है उनके खर्चे बढ़ गए करेंसी की वजह से। और एक और चिंता शायद अमेरिका से जुड़े टैरिफ की भी थी, है ना? क्योंकि उनका काफी बिजनेस तो वहीं से आता है। बिल्कुल सही। उनका ज्यादातर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से है और उसमें भी बड़ा हिस्सा नॉर्थ अमेरिका का है। तो अमेरिकी ग्राहकों के लिए जो लैंडेड कॉस्ट बढ़ रही है। लैंडेड कॉस्ट मतलब? माल वहां तक पहुंचाने का पूरा खर्चा। हाँ, और अगर अमेरिका कोई जवाबी टैरिफ लगाता है तो उसका बोझ ग्राहकों पर कितना पास ऑन कर पाएंगे, इस पर थोड़ी अनिश्चितता है। ये एक की वॉचेबल रहेगा, एक अहम फैक्टर जिस पर नजर रखनी होगी। ये जरूर देखने वाली बात होगी। तो ये तो हुई कुछ चिंताएं। अब जरा कंपनी की ताकतों पर फोकस करते हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या लगती है आपको? देखिए, सबसे बड़ी ताकत तो उनकी मार्केट में जमी भी पोजीशन है। गारमेंट इंडस्ट्री में उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पुराना है और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, वहां के जो बड़े ग्लोबल रिटेलर्स हैं उनके साथ इनके रिश्ते काफी पुराने और मजबूत हैं। हाँ, वो तो है। और जैसे हमने पहले कहा, एट्रैको और MDIPL के एक्विजिशन से उनका बिजनेस प्रोफाइल और भी मजबूत हुआ है। उम्मीद है कि फिस्कल 2025 में रेवेन्यू 60% से ज्यादा बढ़ा होगा। अच्छा, और उनका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसा है? मतलब रोज के कामकाज के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसका मैनेजमेंट? वो काफी एफिशिएंट है। उनके ग्रॉस करंट एसेट डेज, मतलब GCA डेज, पिछले 2 सालों में 130 दिन से कम रहे हैं। 130 दिन से कम? मतलब पैसा बिजनेस में ज्यादा देर फंसा नहीं रहता। हाँ, जल्दी रोटेट होता है। इससे फायदा यह है कि उन्हें अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों के लिए बैंक लोन पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ता। ये तो काफी अच्छी बात है। अच्छा, कस्टमर बेस और अलग अलग मार्केट्स में फैलाव कैसा है? डाइवर्सिफिकेशन? कस्टमर्स के साथ तो रिश्ते पुराने हैं ही। अगर फिस्कल 2024 का ब्रेकअप देखें तो फैशन वेयर से करीब 48% और आउटर वेयर से 26% रेवेन्यू आया। ओके। और 90% से ज्यादा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। इसमें अकेले नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा करीब 84% है। 84%? नॉर्थ अमेरिका, ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेशन है। हाँ, ये एक मजबूती भी है और जैसा हमने टैरिफ के कॉन्टेक्स्ट में बात की, एक रिस्क भी। हालांकि जो नए एक्विजिशंस हुए हैं उनसे डाइवर्सिफिकेशन में थोड़ी और मदद मिली है। अच्छा, अब जरा फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल की बात करें। कर्ज वगैरह की क्या स्थिति है? फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल काफी मजबूत है। बाहर का कर्ज लिमिटेड है और कंपनी की नेटवर्थ काफी स्ट्रांग है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर काफी कंफर्टेबल है। गियरिंग रेशियो कैसा है? उम्मीद है कि गियरिंग 0.8 गुना से कम ही रहेगा, मतलब एसेट्स के मुकाबले कर्ज काफी कम है। और कर्ज चुकाने की कैपेसिटी, इंटरेस्ट कवरेज वगैरह? वो मैट्रिक्स भी काफी ठीक ठाक हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लगभग 5 गुना और NCAD यानी नेट कैश अक्रूवल्स टू टोटल डेट, वो करीब 0.4 गुना रहने का अनुमान है फिस्कल 25 के लिए। 0.4 गुना NCADD, ठीक है। हाँ, और लिक्विडिटी की बात करें तो वो भी काफी स्ट्रांग है। हाल ही में जो QIP से पैसा उठाया था वो है, और अनुमान है कि फिस्कल 25 के अंत तक करीब 350 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस होगा। तो कैश की कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो ये तो हुई ताकतें, लेकिन इंडस्ट्री की अपनी कुछ कमजोरियां भी तो होती हैं। बिल्कुल। ये जो गारमेंट इंडस्ट्री है ये बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड है, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स हैं, छोटे बड़े। हाँ, कंपटीशन बहुत होता होगा। बहुत ज्यादा। और इस इंटेंस कंपटीशन की वजह से प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी,
मतलब दाम बढ़ाने की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है। और वॉलेटिलिटी का रिस्क, जैसे करेंसी रेट्स या टैरिफ? हाँ, वो एक बड़ी कमजोरी है, क्योंकि रेवेन्यू का इतना बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट से आता है, खासकर डॉलर में, तो ऑपरेटिंग मार्जिन पर अमेरिकी टैरिफ और फॉरेक्स रेट्स के उतार चढ़ाव का सीधा असर पड़ता है। ये एक सेंसिटिविटी बनी रहती है। इसीलिए क्रिसिल ने रेटिंग देते समय सिर्फ जेएल को नहीं देखा, बल्कि उसकी सारी सब्सिडियरीज को मिलाकर देखा है। जी हाँ, क्रिसिल ने कंसोलिडेटेड अप्रोच लिया है। जेएल और उसकी सभी सब्सिडियरीज जैसे ऑल कलर गारमेंट्स, एसएनएस क्लोथिंग, अट्राको ग्रुप, मैट्रिक्स डिजाइन, इन सबके बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल को एक साथ मिलाकर असेस किया है, क्योंकि ये सब एक ही इंडस्ट्री में है और इनके बीच ऑपरेशनल और फाइनेंशियल लिंकेज भी हैं। अच्छा, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्रिसिल का ओवरऑल आउटलुक क्या है? नजरिया कैसा है? आउटलुक स्टेबल है, यानी स्थिर। क्रिसिल का मानना है कि कंपनी की जो अपनी कोर स्ट्रेंथ है और जो हाल के एक्विजिशन से सिनर्जी मिल रही है, उसके चलते जीईएल की ओवरऑल क्रेडिट प्रोफाइल मजबूत बनी रहेगी। और अगर रेटिंग को यहाँ से और ऊपर जाना हो, स्टेबल से पॉजिटिव या और बेहतर होना हो, तो क्या फैक्टर्स होंगे? उसके लिए एक तो स्केल ऑफ ऑपरेशंस और बढ़ना चाहिए। दूसरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी लगातार 10% से ऊपर मेंटेन करनी होगी। तीसरा, फाइनेंशियल और लिक्विडिटी रिस्क प्रोफाइल ऐसे ही मजबूत बने रहने चाहिए। और चौथा, जो एक्वायर्ड कंपनियां हैं उनका स्टेबलाइजेशन पूरा हो जाना चाहिए। और डाउनग्रेड का रिस्क कब आएगा? रेटिंग नीचे कब जा सकती है? अगर रेवेन्यू में अच्छी खासी गिरावट आती है या ऑपरेटिंग मार्जिन लगातार 7% से नीचे चला जाता है, या फिर कंपनी कैपेक्स मतलब नए प्लांट वगैरह लगाने या और एक्विजिशन करने के लिए बाहर से बहुत ज्यादा कर्ज उठा लेती है। अच्छा, कितना ज्यादा? मतलब अगर डेट टू ईबिटा रेशियो 1.5 गुना से ऊपर चला जाता है, ईबिटा मतलब टैक्स और इंटरेस्ट वगैरह से पहले की ऑपरेटिंग कमाई। हाँ, अगर कर्ज उस कमाई के 1.5 गुने से ज्यादा हो जाए तो वो एक नेगेटिव फैक्टर होगा। समझ गए। तो अगर समराइज करें, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स की रेटिंग अपग्रेड हुई है, जो उनकी ग्रोथ, सक्सेसफुल एक्विजिशन और मजबूत फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दिखाता है। ये सब पॉजिटिव है। हाँ। लेकिन प्रॉफिट पर दबाव, खासकर केन्याई शिलिंग और बढ़ी कॉस्ट की वजह से, और साथ ही अमेरिकी टैरिफ का जो अनिश्चितता वाला रिस्क है, वो एक ऐसी चीज है जिस पर आगे नजर रखनी होगी। बिल्कुल। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी उठता है। क्या? कि अमेरिकी बाजार पर इतनी ज्यादा निर्भरता, मतलब लगभग 84% रेवेन्यू वहीं से आना, और टैरिफ की ये अनिश्चितता, इसको देखते हुए क्या जीएल को भविष्य के रिस्क्स कम करने के लिए अपनी जियोग्राफिकल डिपेंडेंस को और ज्यादा एक्टिवली डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है? मतलब दूसरे मार्केट्स में और तेजी से घुसने की? ये सवाल शायद उनके स्ट्रैटेजी मेकर्स के दिमाग में जरूर होगा। नमस्कार, आज हम गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की जो लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है उस पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये भारत के सबसे बड़े गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, तो ये जानना दिलचस्प होगा कि क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो ये प्रेजेंटेशन है Q4 और पूरे फिस्कल ईयर 2025 के नतीजों पर और आगे का क्या प्लान है। हाँ, और इसमें 2 बड़ी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना होगा। एक तो 2 कंपनियों का अधिग्रहण, एट्राको और मैट्रिक्स डिजाइन्स, और दूसरा वो बाहरी माहौल, खासकर अमेरिका के टैरिफ वगैरह की जो अनिश्चितता है वो। हाँ, सही कहा। तो चलिए जरा खोलकर समझते हैं इसे। देखते हैं कि कंपनी ने परफॉर्म कैसा किया, इन एक्विजिशन यानी अधिग्रहण का क्या असर रहा और आगे क्या है। जरूर। तो सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं। FY25 में जो कंसोलिडेटेड टोटल इनकम रही वो थी 3,917 करोड़। ये पिछले साल से, मतलब साल दर साल 63% ज्यादा है। 63%? तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, लेकिन इसमें बड़ा हिस्सा उन कंपनियों का है जिन्हें खरीदा गया है ना। बिल्कुल। एट्राको और मैट्रिक्स, इन दोनों का काफी योगदान है जी। लेकिन एक और दिलचस्प बात है इसमें। वो क्या? अगर आप इन नई कंपनियों के असर को हटा भी दें तो भी जो गोकुलदास का अपना बिजनेस है वो 19% बढ़ा है। अच्छा, 19%? हाँ, और ये तब हुआ है जब इसी दौरान पूरे भारत का जो गारमेंट एक्सपोर्ट है वो करीब 10% ही बढ़ा। अरे वाह! तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इन्होंने मार्केट शेयर बढ़ाया है, सिर्फ साइज ही नहीं बढ़ा। एग्जैक्टली। ये सिर्फ अधिग्रहण की कहानी नहीं, ऑर्गेनिक ग्रोथ भी काफी तगड़ी है। और Q4 मतलब जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में? वहां भी अच्छी ग्रोथ है। टोटल इनकम 1035 करोड़, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर से 27% ज्यादा है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी वो 79 करोड़ रहा। ये तो पिछले साल से 84% ज्यादा है। शानदार। अब जरा इन अधिग्रहणों पर आते हैं। एट्राको और मैट्रिक्स डिजाइन, FY25 पहला पूरा साल था इनके इंटीग्रेशन का।
हाँ बिल्कुल। और FY25 की जो कुल कमाई हुई उसमें लगभग 34% हिस्सा इन्हीं दोनों कंपनियों का रहा। 34% तो काफी बड़ा हिस्सा है। ये इंटीग्रेशन मतलब इनका कंपनी में घुलना मिलना कैसा चल रहा है? स्मूथ है? प्रेजेंटेशन तो यही कहती है कि इंटीग्रेशन ठीक चल रहा है, और इसके साथ ही उन्होंने एक और स्ट्रेटेजिक मूव लिया है। क्या? उन्होंने BTPL नाम की एक फैब्रिक प्रोसेसिंग यूनिट में इन्वेस्ट किया है। अच्छा, फैब्रिक प्रोसेसिंग में। इससे क्या फायदा होगा? इससे उनकी वर्टिकल इंटीग्रेशन मजबूत होगी। मतलब कच्चे माल से लेकर तैयार कपड़े तक सप्लाई चेन पर कंट्रोल बढ़ेगा, तो वो तेजी से डिलीवरी कर पाएंगे, क्वालिटी बेहतर रख पाएंगे और शायद कॉस्ट भी कम कर पाएंगे। समझ गए। तो अंदरूनी तौर पर तो कंपनी मजबूत लग रही है। अब जरा बाहरी माहौल की बात करते हैं। ये अमेरिकी टैरिफ वाला मामला क्या है? काफी सुना इसके बारे में। हाँ, ये एक अहम मुद्दा है। देखिए, FY25 के सेकेंड हाफ में ग्लोबल इंपोर्ट में थोड़ा सुधार तो दिखा था, लेकिन अप्रैल 2025 में अमेरिका ने अचानक भारी टैरिफ लगा दिए कई देशों पर। हालांकि बाद में उन्हें 90 दिनों के लिए रोक दिया गया, पर 10% टैरिफ अभी भी लागू है कई जगह, और चीन पर तो 30% है। ओह, तो इससे तो अनिश्चितता फैल गई होगी बाजार में। बिल्कुल। बड़े ब्रांड्स अब सतर्क हो गए हैं। वो ज्यादा माल स्टॉक करने से, मतलब इन्वेंट्री बढ़ाने से हिचक रहे हैं। डर यही होगा कि अगर ये ऊंचे टैरिफ फिर से लग गए तो? हाँ, तो रिटेल कीमतें बढ़ सकती हैं और फिर डिमांड कम हो सकती है। कई ब्रांड्स अब ये सोच रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा कॉस्ट खुद उठाएं या सप्लायर्स के साथ शेयर करें। हाँ, मुश्किल स्थिति है। पर इस अनिश्चितता में क्या भारत के लिए कोई मौका बन रहा है, जैसे चाइना +1 की बात होती है? हाँ, बिल्कुल बन रहा है। अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो चीन पर ये जो टैरिफ का दबाव है, और बांग्लादेश जैसे देशों में भी कभी-कभी राजनीतिक स्थिरता को लेकर चिंताएं रहती हैं। तो भारत एक ज्यादा भरोसेमंद ऑप्शन लग रहा है। हाँ, लंबी अवधि की सोर्सिंग के लिए भारत की तरफ रुझान बढ़ा है, और फिर हाल ही में जो भारत UK FTA हुआ है वो भी मदद करेगा। अच्छा, वो कैसे? उससे UK को एक्सपोर्ट करने पर चीन के मुकाबले करीब 12% का ड्यूटी बेनिफिट मिलेगा भारत को। इससे भारत लगभग बांग्लादेश के बराबर आ जाएगा UK मार्केट में। ये तो अच्छी बात है। और एक और स्टडी है USIFA की 2024 की। उसमें लगभग 60% जो रिस्पोंडेंट्स थे, मतलब ब्रांड्स, उन्होंने कहा कि वो 2026 तक भारत से अपनी सोर्सिंग बढ़ाने की सोच रहे हैं। क्यों? भारत में क्या खास देख रहे हैं वो? उनकी नज़र में भारत वर्टिकल इंटीग्रेशन में मजबूत है। मतलब फैब्रिक से लेकर गारमेंट तक काफी कुछ एक ही जगह हो जाता है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ठीक है, पर क्या भारत अभी उस स्केल पर तैयार है कि चीन का एक बड़ा हिस्सा ले सके, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह? देखिए, ये एक लंबी प्रक्रिया है, रातों रात नहीं होगा, लेकिन ट्रेंड तो भारत के फेवर में दिख रहा है। और एक और चीज जो आजकल बहुत मैटर करती है, क्या? सस्टेनेबिलिटी, ESG। हाँ, उसका भी जिक्र था प्रेजेंटेशन में। ESG, एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस। बिल्कुल। गोकुलदास इस पर काफी जोर दे रही है। जैसे उन्होंने लक्ष्य रखा है 2045 तक नेट जीरो एमिशन का। नेट जीरो मतलब जितना कार्बन छोड़ेंगे उतना सोखेंगे भी। हाँ, ताकि पर्यावरण पर नेट असर शून्य हो। और 2030 तक वाटर पॉजिटिविटी का टारगेट है, मतलब जितना पानी इस्तेमाल करेंगे उससे ज्यादा पानी बचाएंगे या पर्यावरण को लौटाएंगे। ये तो बहुत एम्बिशियस लग रहा है। लेकिन ग्लोबल ब्रांड्स आजकल इन चीजों को बहुत देखते हैं, और उनके वर्कफोर्स में भी करीब 75% महिलाएं हैं। ये सोशल पहलू हैं। ये सब जरूरी फैक्टर्स हैं। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स ने अधिग्रहण के सहारे ग्रोथ तो दिखाई ही है, जो जबरदस्त है, पर साथ ही अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ से भी मार्केट को पीछे छोड़ा है। ये मजबूती दिखाता है। हाँ, लेकिन वो अमेरिकन टैरिफ वाला खतरा तो बना हुआ है। वो चुनौती तो है, बिल्कुल है, अनिश्चितता बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव आ रहे हैं और भारत का महत्व बढ़ रहा है, उससे कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में अवसर भी हैं। तो कंपनी अभी सावधानी से चल रही होगी। हाँ, लगता तो यही है। वो सतर्कता के साथ विस्तार कर रहे हैं और मार्केट पर नजर बनाए हुए हैं। तो इस पूरी बातचीत से एक बात सोचने पे मजबूर करती है। आज का जो ये माहौल है जियोपॉलिटिकल बदलावों वाला, इसमें किसी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी के लिए कितना मुश्किल होता होगा ग्रोथ के मौके भुनाना, और साथ ही इन बाहरी जोखिमों से खुद को बचाना। ये संतुलन बनाना ही शायद सबसे बड़ी कला है। सही कहा। ये वाकई एक नाजुक संतुलन है जिस पर कंपनियों को लगातार काम करना पड़ता है। नमस्कार, आज हम गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पर बात करने वाले हैं। उनके जो हालिया नतीजे आए हैं और आगे क्या प्लान्स हैं, इस पर एक नजर डालेंगे। हमारे पास उनकी लेटेस्ट अर्निंग्स कॉल की डिटेल्स हैं। जी। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। खासकर वो जो 2 नए अधिग्रहण हुए हैं, एट्रैको और मैट्रिक्स डिजाइन्स,
उनके बाद तो आंकड़े काफी बदल गए हैं। हाँ, आंकड़े देखें तो कुल आय 3,915 करोड़ तक पहुंच गई है पिछले साल से, मतलब 63% ज्यादा। 63% तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा है। लेकिन जो बात और भी महत्वपूर्ण है वो ये कि अगर हम ये नए अधिग्रहण हटा भी दें, मतलब सिर्फ कंपनी का अपना बिजनेस देखें, तो भी 19% की बढ़त है। अच्छा, 19% ऑर्गेनिक ग्रोथ। जी, और ये तब है जब भारत का जो कुल गारमेंट एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 10% बढ़ा। तो साफ है कि कंपनी ने मार्केट शेयर तो बढ़ाया है। ईबिटा भी अच्छा रहा, करीब 424 करोड़, वो भी 49% ऊपर है। नतीजे तो वाकई मजबूत लग रहे हैं। पर यहाँ एक सवाल उठता है, ये जो वैश्विक माहौल है आजकल, खासकर अमेरिका में टैरिफ वगैरह को लेकर, उसका कुछ असर दिख रहा है क्या इन पर? बिल्कुल, वो बहुत अहम मुद्दा है अभी। देखिए, अमेरिका ने चीन से आने वाले माल पर टैरिफ बढ़ाकर करीब 30% कर दिया है। हाँ, सुना है। और भारत जैसे देशों के लिए ये 10% है। लेकिन इसमें भी एक पेंच था। 9 अप्रैल से लेकर करीब 90 दिनों तक, मतलब जुलाई की शुरुआत तक, इस 10% टैरिफ पर भी अनिश्चितता बनी हुई थी। ओह, तो मतलब कस्टमर्स को ये नहीं पता था कि अगर वो आज ऑर्डर देते हैं और माल 90 दिन बाद पहुंचता है तो ड्यूटी 10% लगेगी या कुछ और? एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात। तो जाहिर है जो शॉर्ट टर्म के ऑर्डर्स थे, खासकर जिनकी डिलीवरी उस अनिश्चितता वाले पीरियड के बाद होनी थी, उन पर असर पड़ा। कंपनियां, मतलब ब्रांड्स, थोड़ा हिचक रहे थे ऑर्डर देने में। और अगर टैरिफ बढ़ते हैं तो फिर दाम बढ़ेंगे या मार्जिन हिट होगा। वही बात है, या तो रिटेल दाम बढ़ेंगे जिससे डिमांड कम हो सकती है, या फिर सप्लायर और ब्रांड को मिलकर वो बढ़ी हुई लागत झेलनी पड़ेगी। तो मार्जिन पे दबाव तो आ ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या इस पूरी स्थिति में, मतलब चीन पर ज्यादा टैरिफ और शायद बांग्लादेश में भी कुछ दिक्कतें सुनने में आ रही हैं, क्या भारत के लिए कोई मौका बन रहा है? सही पकड़ा आपने, बिल्कुल बन रहा है। ये जो चीन +1 स्ट्रैटेजी है, उसके तहत ग्राहक अब भारत को एक मजबूत विकल्प की तरह देख रहे हैं। चीन पर टैरिफ और बाकी जगहों की अनिश्चितता भारत के पक्ष में जारी है। और इसी में एक और बड़ी चीज हो सकती है, भारत यूके FTA, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अच्छा, वो कैसे मदद करेगा? देखिए, अगर वो लागू हो जाता है तो यूके में भारतीय गारमेंट्स पर ड्यूटी उतनी हो जाएगी जितनी बांग्लादेशी माल पर लगती है, और चीन के मुकाबले तो करीब 12% कम हो जाएगी। ओह, तो ये तो बड़ा फर्क है। तक बढ़ सकता है। तो इस बदलते माहौल को देखते हुए गोकुलदास क्या कर रहा है, उनकी क्या रणनीति है? हाँ, वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। एक तो वो यूरोप और यूके के बाजारों पर अब ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पिछले फिस्कल ईयर के आखिरी क्वार्टर में यूरोप का हिस्सा उनके टोटल बिजनेस में बढ़कर करीब 12% हो गया था। ओके। और वो यूके के ग्राहकों से लगातार बात भी कर रहे हैं, मतलब जैसे ही FTA फाइनल हो, वो उसका फायदा उठाने के लिए तैयार रहना चाहते हैं। और प्रोडक्शन कैपेसिटी वो भी बढ़ा रहे हैं? हाँ, वो भी चल रहा है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड में नए कारखाने लग रहे हैं। उम्मीद है कि वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही तक वो चालू हो जाएंगे। और अफ्रीका में जो अट्रेको वाला प्लांट है, उसका विस्तार भी हो चुका है। लेकिन अगर टैरिफ की अनिश्चितता है, जैसा आपने कहा, तो क्या नई कैपेसिटी जोड़ने में थोड़ी हिचक भी है? बहुत वैलिड पॉइंट है। जो एक्सपेंशन पहले से प्लान था वो तो चल रहा है, लेकिन हाँ, ये जो मौजूदा टैरिफ वाला मामला है, उसको देखते हुए कंपनी कोई बहुत बड़ी नई कैपेसिटी बढ़ाने का फैसला लेने से पहले थोड़ी सावधानी बरत रही है। वो शायद इंतजार कर रहे हैं कि स्थिति थोड़ी साफ हो। समझ गई। और वो जो कंपनियां खरीदी थी, एट्रैको और मैट्रिक्स डिजाइन्स, उनका इंटीग्रेशन कैसा चल रहा है? सब ठीक है? हाँ, वो ठीक चल रहा है मैनेजमेंट के अनुसार। लेकिन एट्रैको जो अफ्रीका में है, उससे जुड़ा एक पॉइंट है। AGOA एक्ट है, अफ्रीकन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एक्ट, जिसके तहत अफ्रीका से अमेरिका को ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होता है। हाँ। वो सितंबर 2025 में खत्म हो रहा है। ओह, तो फिर तो ड्यूटी लगनी शुरू हो जाएगी। क्या इससे अफ्रीका वाला बिजनेस रुक सकता है? देखिए, कंपनी तो अभी भी सितंबर 2025 के बाद के लिए ऑर्डर बुक कर रही है। उनका मानना है कि शायद ब्रांड्स अफ्रीका से सोर्सिंग बंद नहीं करेंगे, भले ही थोड़ी ड्यूटी लग जाए। और ये भी उम्मीद है कि या तो AGOA को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर केन्या और अमेरिका के बीच शायद कोई अलग से ट्रेड डील हो जाए, तो वो उस पर नजर रखे हुए हैं। तो अब अगर हम बॉटम लाइन देखें, पैसों के लिहाज से आगे क्या उम्मीद करें? मार्जिन पर असर पड़ेगा? छोटी अवधि में हाँ, मतलब इस वित्त वर्ष की पहली छमाही FY26 H1 में मार्जिन पर दबाव रहने की उम्मीद है। शायद कुछ परसेंटेज पॉइंट्स का असर हो। क्यों? वही टैरिफ की वजह से। हाँ, क्योंकि वो जो टैरिफ का बोझ है, उसका कुछ हिस्सा तो मैन्युफैक्चरर्स को उठाना पड़ सकता है। कंपनियां भी ग्राहकों से बात कर रही हैं कि इसको कैसे शेयर किया जाए। लेकिन क्या ये दबाव लंबा चलेगा या लंबी अवधि में कुछ सुधार की उम्मीद है? कंपनी मैनेजमेंट तो लंबी अवधि को लेकर काफी पॉजिटिव लग रहा है।
उनका मानना है कि भारत की जो बढ़ती अहमियत है सोर्सिंग हब के तौर पर, प्लस उनकी खुद की बढ़ी हुई कैपेसिटी, और आगे चलकर अमेरिका या यूई के साथ अगर कोई नई ट्रेड डील होती है, हाँ, तो उससे बिजनेस कई गुना बढ़ सकता है। उन्हें लगता है कि ये टैरिफ वाली दिक्कतें जो हैं वो शायद अस्थायी हैं। अच्छा, और वित्त वर्ष 26 के बाद मार्जिन सुधरने की उम्मीद है। इसमें जो उनकी सब्सिडरी कंपनियां हैं, एट्रैको और मैट्रिक्स, उनके प्रदर्शन से भी मदद मिलेगी। अफ्रीका वाले बिजनेस में 2-3% और मैट्रिक्स में करीब 1% ईबीडा मार्जिन इंप्रूवमेंट की उम्मीद वो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का प्रदर्शन वैसे तो मजबूत रहा है, लेकिन ये अमेरिकी टैरिफ की अनिश्चितता फिलहाल एक चुनौती बनी हुई है, और इससे निपटने के लिए वो यूरोप, यूके जैसे बाजारों में मौके तलाश रहे हैं और कैपेसिटी भी सोच समझकर बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही। लंबी अवधि में भारत की पोजीशन और संभावित ट्रेड डील्स उनके लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन हाँ, ये देखना होगा कि शॉर्ट टर्म में वो मार्जिन प्रेशर को कैसे मैनेज करते हैं। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये जो ग्लोबल ट्रेड में इतने तेजी से बदलाव हो रहे हैं, कभी टैरिफ ऊपर, कभी नए समझौते, ये किसी एक कंपनी की रणनीति और उसके भविष्य को कितनी जल्दी और कितना गहरा बदल सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।